चेयरमैन साहब को भी कह दो ना। नहीं जी दोस्तों, हमारे साथ प्रोफेसर छत्रपाल जी हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार आपको और आप सभी के दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। हिसार लोकसभा क्षेत्र के अगर कहेंगे, हिंदुस्तान के ही चुनाव बड़े जोरों पे हैं। जितनी जितनी गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे चुनावों की गर्मी भी बढ़ रही है, मगर आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बहुत अच्छा सवाल है। इसका कुछ कारण अभी तक समझ में नहीं आया सर। अब आप जितने पत्रकार बैठे हो, मैं सबके सामने दिखाई तो दे रहा हूँ। अभी आए हो जी, एक दो दिन से। नहीं, जो सवाल आपका है वो ये है कि चुनाव शुरू होने के बाद देरी से कैंपेन में नजर क्यों आए। सीधा सवाल। हमारे कुछ एक सवाल थे, हमारे साथियों के कुछ सवाल थे, हिसार लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं के कुछ सवाल थे, हरियाणा के कुछ सवाल थे जनता के। उन सारे सवालों को पिछले 10 साल से जो हमारी सरकारों ने, चाहे वो केंद्र में थी चाहे हरियाणा में थी, सुलझाने का प्रयास किया। और हर व्यक्ति ये समझता है कि यदि मैं इस जगह होता तो शायद इसको ऐसे सुलझा देता, तो दूसरा जो बैठा था उससे वो उस तरीके से क्यों ना सुलझे। इस किस्म के सवालों और उसको सेटिस्फाई करने के लिए पार्टी के नेतृत्व से, सरकारों के नेतृत्व से चर्चाओं के दौर के चलते हुए व्यक्तिगत रूप से चुनाव प्रचार में आने में देरी हुई। तो क्या ये समझा जाए कि आपके सवालों के जवाब मिल गए? आपको ध्यान होगा, मैंने हिसार के अंदर जब माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आए निवास स्थान के ऊपर, वहाँ तकरीबन हिसार पार्लियामेंट्री क्षेत्र के प्रमुख 5000 के लगभग सरदारी वहाँ पे थी, जिसमें किसानों की सरदारी थी, जिसमें पहलवानों की सरदारी थी, जिसमें महिलाओं की सरदारी थी, जिसमें कर्मचारियों की सरदारी थी, जिसके अंदर नौजवानों की सरदारी थी, विभिन्न प्रोफेशंस की सरदारी थी, विभिन्न वर्गों की सरदारी थी। उस सरदारी के बीच के अंदर इन सारी बातों की चर्चा करते हुए तुलनात्मक अध्ययन को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, माननीय चौधरी रणजीत सिंह के पक्ष में फैसला जाने लग रहा था। वो आवाम के बीच में, सरदारी के बीच में उन सवालों की चर्चा करके सरकार के मुखिया के सामने सभी कार्यकर्ताओं की, सरदारों की मोहर लगवा करके ये डिसीजन लिया गया। क्योंकि जब मैं अकेला कोई बात करूं तो उसमें वजन नहीं रहता। जब पूरी सरदारी की समग्रता के आशीर्वाद से और उनके फैसले के साथ कोई डिसीजन बाहर आए तो वो निर्णायक और जीत की तरफ जाता है। तो हमने इस बात को सिद्ध किया, और मैं अपने साथियों से भी कह रहा था, पानीपत के अंदर माननीय मनोहर लाल जी से मेरी एक बैठक थी कुछ लोगों के बीच में, जिसमें कुछ आर्य समाज के लोग भी थे। उसके बाद हमने लोगों में ये चर्चा का विषय रखा था, और मुख्यमंत्री जी की और माननीय रणजीत सिंह जी की प्रेजेंस के अंदर कि वो इन मसलों को लेकर के देश की संसद में प्रमुखता से काम करेंगे, और हरियाणा में मुख्यमंत्री इन विषयों को अटेंड करने के लिए विशेष तौर से काम करेंगे।
और मैं उनके सहायक के रूप में, उनके साथी के रूप में पूरी सरदारी के विषयों को निर्णायक दृष्टि से सुलझाने में, काम करने में सहयोग करूंगा। और आज हम इस ताकत को जिताने में काम करेंगे। इन विषयों को सबके बीच में कहा गया, और जब पब्लिक निकल कर के आती है तो उस दिन से पहले का जो सट्टे का रेट था, उसके बाद के सट्टे के रेट के अंदर मैं अपने साथियों से कहता था कि किसी को पैसे कमाने का शौक हो तो ये कल फैसला जो आप करने जा रहे हो इसका आप सट्टा लगा सकते हो। और ये हुआ। 14 तारीख से पहले जो सट्टे का रेट था, 14 के बाद का जो सट्टे का रेट है, वो इस बात को इंगित करता है कि आवाम और समग्रता के साथ खड़ा हुआ है। और हमारे जो कैंडिडेट की जीत है, हमारी पार्टी की जो जीत है, वो आगे बढ़ने लग रही है। जीत का मार्जिन और ज़्यादा बढ़ने लग रहा है। तो आपका सवाल का जवाब इसी में है कि मैं एक जिम्मेदार सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते कच्चा फैसले के साथ नहीं बढ़ना चाहता, मजबूत फैसले के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। और इसी वजह से विलंब हो सकता है, लेकिन अब इस विलंब को कवर करके हम बहुत अच्छा काम करके मजबूत जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसा आपने बताया कि बड़े राजनेताओं के साथ आपकी मीटिंग रही, उसमें जो आपने समस्याएं बताई कि इन समस्याओं को वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो जो हमारी बड़ी पंचायतें हैं उसमें उठाएं, तो क्या उन समस्याओं के बारे में बताएंगे कि कौन सी ऐसी समस्याएं जो उठाई? मैंने जब 5000 के नेतृत्वों के बीच में जिन लोगों की सरदारी की शिरकत का जिक्र किया है, उनसे जुड़े हुए सभी मसले हैं जो पिछले सालों में आप कहीं धरने के रूप में, कहीं जुलूस के रूप में, कहीं असंतोष के रूप में, कहीं संतोष के रूप में, जो 10 साल में आप देखते हैं। जी। अगर हम कांग्रेस पार्टी के जयप्रकाश जेपी की अगर यहाँ मैं थोड़ी सी बात करूँ तो हिसार लोकसभा क्षेत्र के अनुभवी हैं और अब मामला एक तरफा नहीं टक्कर का हो गया। आपको क्या लगता है, कैसा? देखो, हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो शोर ज़्यादा करते हैं और काम कम कर पाते हैं, तो वो आपको जो लगता है वो शोर लगता है। जो पीछे की भूमिका उम्मीदवारों की रही है, राजनेताओं की रही है, वो चाहे बरवाड़ा शहर हो, चाहे बरवाड़ा हल्का हो, चाहे हिसार पार्लियामेंट्री क्षेत्र हो, वो कोई उनके व्यक्तित्व से अनभिज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। और पीछे जो रिजल्ट आए थे वो रिजल्ट भी उसी की वजह रहे। और मैं नहीं समझता कि जनता की मेमोरी कोई इतनी छोटी है, शॉर्ट है कि बुला करके अपने फैसले को कोई बदलेगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे साथी हैं लेकिन कमज़ोर कैंडिडेट हैं। छत्रपाल जी, आपके जो प्रतिद्वंदी रहे हैं जयप्रकाश जेपी जी, जो जगजाहिर है, तो बीजेपी में आने का ये भी एक कारण रहा या नहीं? देखो, जवानी के किस्से थे जो जज्बाती चीज़ें प्रदर्शित हो जाती थी। अब तो सब उम्र दराज होने जा रहे हैं और वो जज्बात अब आपको लड़ाई के नहीं देखने को मिलेंगे, समझदारी उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्योंकि मीडिया में एक चर्चा है कि अब बराबर की टक्कर हो गई है, नोंदा डला हुआ सवा होने की बारी आ गई है। देखिए, मेरा पार्टी बदलने का कारण कोई एक व्यक्ति नहीं था। मेरा पार्टी बदलने का कारण पार्टी के अंदर धड़ेबंदी, गुटबंदी और व्यक्तिगत खिंचाव के साथ पार्टी की विचारधारा को गौण कर देना, ये विशेष भूमिका का उसमें हिस्सा रहा था। और राजीव जी का जाना और सोनिया जी का कुछ एलिमेंट्स थी जिसकी वजह से वो इलाज के लिए बाहर रही उन दिनों, तो जो सुलझाने में मदद वो कर देती थी चीज़ों को, वो उस वक्त एक्टिव नहीं थी। और हमारे नौजवान साथी राहुल जी आए थे, वो उस वक्त इतने परिपक्व नहीं थे। तो वक्त था
जब देश का फैसला मोदी जी के पक्ष में जा रहा था और देश को ये लगता था कि अब इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व के अंदर कुछ अच्छा करेगी, और 10 साल के अंदर वो कंपैरेटिवली आपने देखा भी जो फ़र्क था, तो मुझे कोई रेगरेट नहीं है पार्टी बदलने का, मुझे कोई असंतोष नहीं है किसी किस्म का। और मैं तो ये जिस दिन मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री पद से चले गए थे और नायब सिंह सैनी आए थे, तो उस दिन विशेष तौर से चंडीगढ़ में मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे। मैंने कहा जो सर्विसेज रिक्रूटमेंट के मामले में और ट्रांसफ़र पॉलिसी बना करके 2 विषय आपने जो विशेष तौर से लिए, वो मैं किसी भी स्टेज के ऊपर उसको आपकी तारीफ में कह सकता हूँ। और वही एक वजह थी जो MLAs, मंत्रीज, MPs, मिनिस्टर्स के पीछे कर्मचारियों की, अधिकारियों की या बेरोजगारों की टीम पीछे नहीं दौड़ती थी। उनके घरों की भीड़ कम इसीलिए हुई थी क्योंकि नौकरियां वहाँ से नहीं लगती थी, ट्रांसफ़र्स वहाँ से नहीं होते थे। कंप्यूटर पॉलिसी के आधार पर ट्रांसफ़र करता था और सर्विसेज उनकी जो सक्षमता थी उसके आधार पर फैसले करता था। तो इसलिए नेताओं के पीछे भीड़ जो ख़त्म होने का कारण हुआ, वो मनोहर लाल जी का वो फैसला था, जिसका आज के चुनाव में भी बहुत सारे परिवार अक्रॉस दी कास्ट कम्युनिटी और एवरीथिंग आज बीजेपी को वोट ये करने लग रहे हैं कि हम बिना पर्ची बिना खर्चे के रिक्रूटमेंट हमारी आएगी। आपके आने के बाद क्या हुआ जी? मुकाबला आप 19-21 मान रहे हैं, 10-20 हो गए? नहीं, मैं नहीं समझता कि हिसार में कोई मुकाबले की बात अब रहेगी। ये ठीक है, इनिशियली शोर से लगता था कि शायद कहीं मुकाबला है, वो शोर भी अब धीरे धीरे शांत होने लग रहा है। और हमारे नौजवान साथी, क्योंकि देखो ये बात कहने में मुझे तकलीफ नहीं है, प्रजातांत्रिक विषयों के अंदर जब किसी का रास्ता रुकता है तो सरकार के ऊपर दोष चला जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार से पीड़ा जाहिर की नौजवानों ने और ये प्रदर्शन करने का कोशिश किया कि देखो यहाँ मेरा गांव है तो मैं रोक भी सकता हूँ। रोका किसी ने नहीं, रोक सकता हूँ का मैसेज दिया गया। तो हमारी सरकार को इसे समझना चाहिए कि जब महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों के सम्मेलन की और दिल्ली बोट क्लब के ऊपर जनता कितने कितने दिन तक बैठी रही, तो पंजाब का, हरियाणा का किसान यदि दिल्ली में चला भी जाता तो कोई तकलीफ की बात नहीं होनी चाहिए थी। सरकार को कुछ व्यवस्थाएं करके उनकी बात को सुन लेना चाहिए था। लेकिन बॉर्डर के ऊपर रोकने से, रास्ते में रोकने से उनका जो रोष है, वो तकलीफ है, वो सही है और वो चुनाव के समय भी दिखाता है। लेकिन जो तुलनात्मक अध्ययन है, वोटिंग में चोट नहीं कर रहा है, वो अपने गुस्से को प्रदर्शित किया उसने, वोटिंग में चोट नहीं कर रहा है, बल्कि किसी बहुत सहज व्यक्ति था, उन्हें ये देखा यार सरकारें तो कर देती है, तुम्हें अपने गांव में नहीं करना चाहिए। अब ये विषय कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट को बढ़ाता भी है वहाँ, तो ये ठीक है, एक्शन की रिएक्शन है, न्यूटन का 3rd लॉ है, प्रिंसिपल ऑफ 3rd लॉ ऑफ न्यूटन है, तो वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में चलता है। कभी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सख्ती करनी पड़ती है, कहीं जनता को आक्रोश में आकर के अपने बात का प्रदर्शन करना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि कोई क्लैश ना हो, अच्छी बात यह है कि किसी के काम में रुकावट ना आए, अच्छी बात यह है कि कोई कैजुअलिटी ना हो। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर संविधान हमें अपनी बात को कहने का हक देता है, राइट देता है, और हमें उसका हनन नहीं होने देना चाहिए। लेकिन अपनी बात को प्रदर्शित करते वक्त हमें शालीनता भी रखनी चाहिए। ये हमारी शिक्षा, दीक्षा और मैच्योर जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको प्रदर्शित करता है। 47 में देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ जिस तरीके से हम लड़े थे, अब के प्रदर्शन में शालीनता हमारी और ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए यदि कोई विषय सरकार का डिसीजन ठीक नहीं लगता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वैसे तो हरियाणा में कांग्रेस को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर भी थोड़ी सी गुटबाजी है जो कांग्रेस को किसी अलग ही दिशा में ले जा रही है, ऐसा नहीं लग रहा आपको? मैंने तो बात ये स्वयं आपको कही कि मैं तो इसी विषय को देकर के पार्टी छोड़ करके आया था कि जहां विचार गौण हो जाए और व्यक्ति तो सिर्फ सेल्फ सर्वाइवल की बात सोचे और वही फिर उनकी ताकतों को धड़े में बांट देता है, जो ना राष्ट्र के हित में होता है, ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हित में होता है, और ना जो
उच्चस्थ लेवल की जो विचारधारा है राष्ट्रीय हित में, उसके हक में रहता है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा या किसी दूसरे पार्टी की विचारधारा, सभी तो ये कहते हैं हम देश को मजबूत करेंगे, आवाम का भला करेंगे। आतंकवाद लाएंगे तो कोई नहीं कहता ना। फिर व्यक्ति ही हैं जो उस विचारधारा को ठीक लेके जा रहे हैं या उससे भ्रमित कर रहे हैं, ये उन्हीं के कैरेक्टर के ऊपर निर्भर करता है। तो जो वहाँ का व्यक्तित्व है वो विचारधारा से विमुख हो चुका है, ये मेरा मानना है। छत्रपाल जी, आप पिछले काफी समय से फांसी के बजाय बरवाड़ा में आपकी गतिविधियां काफी बढ़ी हुई हैं। क्या अगला विधानसभा चुनाव बरवाड़ा से लड़ने की तैयारी है? देखो, सही बात ये है, मैं जब से सोशल पॉलिटिकल दायरे में हूँ, चाहे मैं कॉलेज का छात्र नेता था, कॉलेज की यूनियन का प्रेसिडेंट था, जब तो फतेहाबाद भी मेरे ज़िले का हिस्सा था, तो मेरी आत्मीयता समग्र अपने इस इलाके में रही है। और मैं अपने ज़िले के अंदर राजनीतिक ताकत हमारी अच्छी और मजबूत रहे, उसका भी मैं पक्षधर रहा हूँ। तो चाहे वो हाँसी है, चाहे बरवाड़ा है, चाहे हिसार है, चाहे वो घिराए थी, चाहे वो पुराना है, चाहे नलवा है, चाहे हमारे जितना भी एरिया उसमें आता है, मैं उस सारे के साथ बहुत भावनात्मक तरीके से ओतप्रोत हूँ। और जब मेरे पास मिनिस्ट्री थी, आपने देखा होगा कि मेरे जो फैसले थे वो आज तक मुंह से बोलते हैं। तो फिर उसमें भी मेरी, क्योंकि जिम्मेवारी के साथ मेरी आत्मीयता है। हरियाणा के मैं कॉलेज में पढ़ाता नौजवानों को करियर बढ़ाना, उनको रोज़गार देना, उनको अच्छा मानव बनाना, ये मेरी हॉबी का और मेरे प्रोफेशन का हिस्सा था। और लकीली मुझे कांग्रेस पार्टी की सरकार में बतौर मंत्री टेक्निकल एजुकेशन जब मेरे पास था, तो किसी ने कहा कि बहुत छोटा महकमा दे दिया। मैंने कहा जिनको ज्ञान नहीं है वो इसको छोटा बोलते हैं। और उस महकमे को मैंने ऐसा प्रदर्शित किया, आज 50,000 से लेके 10-10 लाख रुपए महीने का जो हरियाणा के बच्चे रोजगार ले रहे हैं, वो उस 1991 के मिनिस्टर प्रोफेसर छत्रपाल सिंह के फैसलों का हिस्सा है, जिसके अंदर हर जिले के अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज आए, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेजेस आए, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय आया जो हिंदुस्तान में दूसरा प्रांत मेरा था। जब अन्ना यूनिवर्सिटी मद्रास को मैंने कंपैरेटिव स्टडी की 21 रिकमेंडेशन लेके आया, उसी का फॉलोअप था मूर्थल के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो हमने बनाई। और उसी का परिणाम था कि 20-25 लाख रुपए दक्षिण भारत में जा कर के बच्चा डिग्री डिप्लोमा करके आता था, कोई बिगड़ता था, कोई फेल होता था, कोई पास, माँ बाप को सुरक्षा का खतरा रहता था, वो सब हरियाणा के अंदर इतनी भारी संख्या के अंदर रोजगार परक शिक्षा लेने लग रहे हैं। उसी का परिणाम है, मुझे बहुत बड़ा संतोष है। तो सवाल तो आपका हाँसी और बरवाड़े का था, मैंने तो हरियाणा से अपने दिल को जोड़ करके आपको दिखाया है। अपने दिल को और अपनी आत्मीयता के, अपने बौद्धिक के फैसलों को, हरियाणा की जनता को सुख और उसके परिणाम मिले। खेदड़ का थर्मल पावर प्लांट आज जो बरवाड़ा के इलाके में रोजगार देने लग रहा है, खेदड़ के अंदर व्यवस्थाएं बदली हुई हैं, हज़ारों रोजगार हमने दिए हैं। आज ये उसी कलम का 91 का फैसला है जो घिराए की सरदारी ने एक आपके इलाके के नौजवान को हरियाणा की राजनीति में भेजा था। आपने जो कहा कि बरवाड़ा की तरफ बात बढ़ रही है, ये मेरी पीड़ा का हिस्सा रहा कि बरवाड़ा का जो पुराना नेतृत्व रहा विधायक के रूप में, वो बरवाड़ा की जनता के मुंह से पीड़ाएं उनके प्रति मैं सुनता रहा हूँ। और एक अंदर टीस और ज़ील रही है कि पीछे भी मैं हाँसी क्यों चला गया। मुझे अपने गुआंड की, अपने इलाके की पीड़ा को दूर करने के लिए, यहाँ एक सक्षम नेतृत्व देने के लिए काम करना चाहिए। यदि आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो आने वाले समय के अंदर बरवाड़ा को एक सक्षम नेतृत्व मिले, बरवाड़ा को एक अच्छी दिशा और दशा देने वाला नेतृत्व मिले, हरियाणा में रिकग्नाइज्ड हो बरवाड़ा, इस बात की तरफ मेरा विशेष ध्यान रहेगा। बशर्ते कि आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद। आम वोटर्स के लिए आज आपका क्या संदेश है? बहुत अच्छा सवाल है। 47 के अंदर और उससे पहले के नौजवानों ने जिस भारत से प्रेम, जिस भारत की मानवता से प्रेम दिखाते हुए फांसी के फंदों को चूम लिया था, उन्होंने आपको जो वोट का अधिकार दिलाया, आपको ये फैसला देने का अधिकार दिलाया कि जो सरकार बनेगी वो आपकी, आपके द्वारा और आपके लिए बनेगी, उस सरकार का चुनाव आपको करना है।
तो आप ये चुनाव करते वक्त तुलनात्मक दृष्टि से कैंडिडेट कैसा हो, पॉलिटिकल पार्टियां कैसी हों, वो बहुत सोच समझ करके निर्णय लेकर के आपको अपना बटन दबाना है और 100% वोट आपको डालना है। यदि कोई वोट नहीं डालता है तो उन अंग्रेजों के खिलाफ शहादत देने वाले इन वीर शहीदों का अपमान करता है, उनके प्रति दिए हुआ जो ऋणी है उनके उस ऋण से ऋण नहीं हो रहा है। और जो मेरिट के ऊपर नहीं वोट डालता है, कहीं किसी लालच में, कहीं किसी और दूसरे दबाव के अंदर यदि वोट प्रभावित करता है तो वो भी उसी दिशा के अंदर काम कर रहा है। तो आज सबको अपने स्वतंत्र मानसिकता के साथ मतदाताओं को बिना भय के, बिना राग द्वेष के, उनको एक उच्च व्यक्तित्व, उच्च पॉलिटिकल विचारधारा की सरकार बनाने के लिए 100% मतदान करना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। थैंक यू सर। माय प्लेजर।